मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल, ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, ढाका मोतिहारी से आज एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक बहुत ही नए यूनिक टॉपिक लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो है पॉलीहाइड्रामनियस। पॉलीहाइड्रामनियस यानी बच्चे के चारों तरफ पानी का गर्भाशय में जमा हो जाना। इस पानी को हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं और जब यह पानी नॉर्मल से ज़्यादा होती है तब इस अवस्था को पॉलीहाइड्रामनियस या सिर्फ हाइड्रामनियस कहते हैं। और जब यह एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चे के चारों तरफ गर्भाशय में रहता है वह नॉर्मल से कम होता है तब हम इसे ओलिगोहाइड्रामनियस कहते हैं। मैंने ओलिगोहाइड्रामनियस पर एक डिटेल वीडियो बना लिया है जो इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध है और इस वीडियो में मैं आपके समक्ष पॉलीहाइड्रामनियस यानी बच्चे के चारों ओर बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड या पानी की मात्रा अगर एकत्र हो जाए तो उससे क्या क्या परेशानी होती है, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्या क्या कारण है और कैसे हम इसे मैनेज करते हैं, इसी बात पर डिस्कस करने आई हूँ। सबसे पहले तो बात यह उठती है कि डॉक्टर जानते कैसे हैं कि पॉलीहाइड्रामनियस है। तो क्लिनिशियन यानी डॉक्टर पेशेंट को पैल्पेट करके, एग्जामिन करके ही बता देते हैं। उन्हें एक अंदाज तो लग ही जाता है कि पॉलीहाइड्रामनियस है। जैसे जब हम पेशेंट को बेड पर लिटाते हैं और उसके पेट को पैल्पेट करते हैं, टच करते हैं, एग्जामिन करते हैं तो देखते हैं पेट बहुत टाइट है और पेशेंट जो डेट बता रही है उस डेट से बहुत बड़े साइज़ का बच्चा है और बच्चे के हाथ पैर कुछ भी फील नहीं हो रहे हैं, माँ को बच्चे की मूवमेंट फील नहीं हो रही है, यानी कि 7-8 महीने भी हो गए हैं और यह फील नहीं हो रहा है कि बच्चा चल रहा है और बहुत ज़्यादा टेंस और टाइट होता है एब्डोमेन। तो क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है पॉलीहाइड्रामनियस के लिए? क्या सिर्फ पॉलीहाइड्रामनियस में ही बच्चेदानी की साइज़ बड़ी होती है? नहीं, बच्चेदानी की साइज़ बहुत बड़े साइज़ का अगर बच्चा हो तो भी बड़ी होती है। प्रेगनेंसी के साथ अगर फाइब्रॉइड हो तो भी बच्चेदानी की साइज़ प्रेगनेंसी के टाइम से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। या अगर ट्विन प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, जुड़वा बच्चे, अगर यह स्थिति भी है तो भी जो गर्भाशय की साइज़ है वो प्रेगनेंसी की जो साइज़ है, एक्चुअल साइज़ जो माँ बता रही है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि माँ को डेट ही न याद हो। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम सिर्फ एग्जामिन करके? तो ट्विन प्रेगनेंसी में हमें जब पैल्पेट करते हैं, एग्जामिन करते हैं तो बहुत से छोटे छोटे बच्चे के फीटल पार्ट्स फील होते हैं, जबकि हाइड्रामनियस में कोई फीटल पार्ट फील नहीं होता है, सिर्फ टाइट टाइट सा एहसास होता है। और जब ट्यूमर होता है तो हमें ट्यूमर के साइज़ का अंदाज लग जाता है। बच्चा का साइज़ बड़ा है तो हम लोग बच्चे के हेड के साइज से समझ लेते हैं और बाकी सभी कंडीशन में फीटल हार्ट साउंड अच्छे से सुनाई पड़ता है। बच्चे की दिल की धड़कन हमारे स्टेथो से सुनाई पड़ती है, लेकिन हाइड्रामनियस में हम लोगों को सुनने में बहुत परेशानी होती है और हम लोग इसको ठीक से सुन नहीं पाते। यह तो हुई सिर्फ एग्जामिन करने की बात। अब हम आते हैं कि इसका कन्फर्मेशन कैसे होता है कि पेशेंट को हाइड्रामनियस है, यानी बच्चे के चारों ओर बहुत ज़्यादा पानी जमा है। तो यह कन्फर्मेशन होता है अल्ट्रासोनोग्राफी से। अल्ट्रासोनोग्राफी के 2 मेथड हैं जिससे हम हाइड्रामनियस डायग्नोज करते हैं। एक तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और दूसरा है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। इसे हम कैसे नापते हैं तो आप स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं कि 4 क्वाड्रेंट में पूरे एब्डोमेन को, यूट्रस को नापते हैं। इधर इधर नीचे ऊपर 4 भाग में बांटते हैं और हर एक भाग में एमनियोटिक फ्लूइड के लेंथ को मैक्सिमम जो है नापते हैं और सबों को जोड़ देते हैं। अगर यह 5 से 25 तक है तो यह नॉर्मल है, लेकिन अगर यह 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर में आती है, यह अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम इसे हाइड्रामनियस या फिर पॉलीहाइड्रामनियस कहते हैं। और सिंगल डीपेस्ट पॉकेट में हम इसे कैसे नापते हैं तो पूरे यूट्रस में हम प्रोब को, अल्ट्रासाउंड के प्रोब को घुमाकर देखते हैं और ऐसी जगह जहां सबसे ज़्यादा लंबाई, सबसे ज़्यादा गहराई
पानी की यानी एमनियोटिक फ्लूइड की नज़र आ रही है और वहाँ कोई भी फीटल पार्ट नहीं है, बच्चे का कोई हाथ पैर उंगली नज़र नहीं आ रही है, यहाँ तक कि बच्चे की नाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड भी नज़र नहीं आ रही है, तो उस मैक्सिमम लंबाई को हम नाप लेते हैं और यह लंबाई आपको बताती है कि इतना ज़्यादा पानी है और इसका नॉर्मल लेंथ कितना होता है 2 to 8 सेंटीमीटर। अगर यह 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर यह हाइड्रामनियस की श्रेणी में आ जाता है। हाइड्रामनियस को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, मॉडरेट, माइल्ड और सीवियर। सॉरी, पहले माइल्ड बोलेंगे, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड जब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 25 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर के बीच में है तब हम लोग इसे माइल्ड कहते हैं। 30 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर के बीच में है तो इसे मॉडरेट कहते हैं और अगर 35 से ज़्यादा है तब इसे सीवियर हाइड्रामनियस कहते हैं। उसी तरह सिंगल डीपेस्ट पॉकेट में अगर 8 सेंटीमीटर तक है तो नॉर्मल है, 8 से 11 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी एमनियोटिक फ्लूइड का सिंगल पॉकेट डिस्टेंस आता है तो वह माइल्ड है। अगर 11 सेंटीमीटर से आता है और 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 14 सेंटीमीटर से कम या 15 सेंटीमीटर से कम है तो मॉडरेट है और फिर अगर 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो यह सीवियर पॉलीहाइड्रामनियस या हाइड्रामनियस की कैटेगरी में आता है। आइए अब हम आपसे बात करते हैं कि यह कैसे होता है, किन किन कंडीशन में होता है और कौन कौन जिम्मेवार है। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि बच्चे के चारों ओर का पानी होता क्या है। बच्चे के चारों ओर का पानी बच्चे का एक स्विमिंग पूल है, उसका एक प्लेग्राउंड है, इसमें बच्चा उछलता है, कूदता है, खेलता है। इस पानी को वह पीता भी है और इस पानी को वह पेशाब से बाहर निकालता भी है। तो फिर यह पानी बनता कैसे है, इसके बारे में मैंने इसी चैनल पर एक डिटेल्ड वीडियो डाला है, अगर आप चाहें तो उसको इसी YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह ओलिगोहाइड्रामनियस के अंतर्गत डाला है कि यह पानी बनता कैसे है। पर यहाँ मोटे मोटे तौर पर हम आपको ये बता दें कि बच्चे का पानी बनने में माँ की और बच्चे की दोनों की भूमिका होती है। तो माँ में किसकी, सबसे पहले हम आते हैं प्लेसेंटा पर। प्लेसेंटा यानी पुरैन, पुरैन का एक ट्यूमर होता है जिससे कोरियोएंजियोमा कहते हैं और यह बहुत पानी सिक्रीट करता है। फिर कुछ ऐसी मैटरनल डिजीज़ेज होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी बच्चे के चारों ओर बनने लगता है, जैसे डायबिटीज़। डायबिटीज़ में बहुत हाई ब्लड शुगर होता है, हाई ब्लड शुगर होने के चलते बहुत ज़्यादा प्लेसेंटा का साइज़ बड़ा होता है। प्लेसेंटा का साइज़ बड़ा हुआ तो जितना बड़ा प्लेसेंटा होगा उतना ज़्यादा पानी बनेगा, उतना ज़्यादा पानी ट्रांसुडेट होता है यूट्रस के अंदर। तो डायबिटीज़ में पॉलीहाइड्रामनियस काफ़ी कॉमन है, इसलिए किसी भी पेशेंट को जो पहले से डायबिटिक है या प्रेगनेंसी के दरमियान उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया है तो हम लोग उसके डायबिटीज़ को काफ़ी स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं कि उसके चारों ओर पानी बढ़ ना जाए, वह पॉलीहाइड्रामनियस की शिकार ना हो जाए। फिर बच्चे की माँ की दूसरी स्थिति है कि माँ को अगर लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ है। किडनी डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ में बच्चे को जितना रिक्वायरमेंट है फ्लूइड का या न्यूट्रिएंट का या ऑक्सीजन का, माँ में चूँकि डिजीज़ है तो वह इसको पूरा नहीं कर पाती है, जिस चलते प्लेसेंटा का साइज़ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जो प्लेसेंटा का साइज़ बढ़ने लगता है, इस डिमांड को पूरा करने के लिए पानी का सिक्रीशंस भी बढ़ना शुरू हो जाता है, ट्रांसुडेशन भी बढ़ने लगता है और एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट भी बढ़ने लगता है। तीसरी स्थिति है ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी, जिसमें एक से ज़्यादा बच्चे गर्भाशय में रहते हैं। तो जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना बड़ा प्लेसेंटा होगा, उतना ज़्यादा प्लेसेंटा होगा और जितना ज़्यादा प्लेसेंटा होगा उतना ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा। तो ये तो हुए मैटरनल कॉजेज और प्लेसेंटा के कॉजेज। आइए अब हम बात करते हैं फीटल कॉजेज पर, यानी कि ऐसा कौन कौन सा कारण है जिसके चलते बच्चे में ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है कि उसके चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड या पानी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एमनियोटिक फ्लूइड है या बच्चे का प्लेग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, बच्चा इसे पीता भी है और इसे पेशाब से निकालता भी है। वह जब पीता है और इसे पेशाब से निकालता है तो इस प्रकार से
पानी की मात्रा बच्चे के चारों ओर बिल्कुल नियंत्रित रहती है। किसी वजह से अगर बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को पीने में असमर्थ हो जाए, यानी उसे घोंटने में, उसे स्वॉलो करने में असमर्थ हो जाए, तो फिर यह जो एमनियोटिक फ्लूइड है वह यूट्रस में जमा होता चला जाएगा और यह चारों तरफ बच्चे के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। तो ऐसा किस कंडीशन में होता है? तो यह इसका बहुत कॉमन कंडीशन है, मैंने कॉमन तो बहुत नहीं है लेकिन ज़्यादातर पाया जाता है ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्चुला में। ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्चुला बच्चे के सामने एक ट्रैकिया यानी विंड पाइप होती है और ये हुई विंड पाइप और इसके पीछे फुट पाइप होती है यानी इसोफेगस। तो विंड पाइप और फुट पाइप दोनों अलग अलग होते हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पिक्चर में। और ये विंड पाइप फुट पाइप अलग अलग हैं, दोनों अपना अलग अलग काम करते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से दोनों में कनेक्शन हो जाए तो किसी ट्रैक्ट से, तो इसे ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्चुला कहते हैं। ऐसे में बच्चे का रिफ्लेक्स स्वॉलो करने का या पानी को घोंटने का बहुत अच्छे से नहीं डेवलप कर पाता है और बच्चा पानी को अच्छे से स्वॉलो नहीं कर पाता है। अक्सर इस तरह के जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो एनामोली स्कैन के दरमियान, जब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में एनामोली स्कैन करवाते हैं तो डिटेक्ट हो जाते हैं। लेकिन 10% केसेज ऐसे होते हैं जिसमें चाहे जितने भी अच्छे तरह से अल्ट्रासाउंड किया जाए, एनामोली स्कैन किया जाए, आदमी इसे मिस कर सकता है। तो 10% केस तो मिस कर सकते हैं, पर इस तरह के प्रॉब्लम में एक बात है कि जब यह बच्चा टर्म पर पैदा हो जाता है तो इसको सर्जरी से पीडियाट्रिक सर्जन इस स्थिति को ठीक कर देते हैं और बच्चा लाइफ के लिए कंपैटिबल हो जाता है और अच्छे से बच्चा ग्रो भी करता है। ये तो हुआ ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्चुला। दूसरा है क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप के बारे में तो आप देखे होंगे और जानते भी होंगे। बहुत से बच्चों को आप देखते हैं कि उनके होंठ कटे रहते हैं और सर्जन उसे सिलाई कर देते हैं, लेकिन इसमें तो पॉलीहाइड्रामियस नहीं होता है। पर क्लेफ्ट पैलेट, बच्चे की जो तालू है वह पूरी लॉन्गिट्यूडनल में लंबाई में पूरा यहाँ से वहाँ कटी हुई होती है, जिसके चलते बच्चा पानी को, एमनियोटिक फ्लूइड को सॉलो नहीं कर पाता है और यह एमनियोटिक फ्लूइड उस बच्चे के चारों तरफ जमा हो जाती है और पॉलीहाइड्रामियस कॉज करती है। तीसरी स्थिति है TTTS, ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ट्विन में तो एक तो प्लेसेंटा का साइज बहुत बड़ा है, उसके चलते हाइड्रामियस हो गया। दूसरा, कभी कभी एक ही प्लेसेंटा दोनों बच्चे शेयर करते हैं, एक ही प्लेसेंटा से दोनों बच्चे अटैच्ड रहते हैं और इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्लेसेंटा, एक बच्चा काफ़ी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता है, वो छोटा रह जाता है और उसका सारा न्यूट्रिएंट्स दूसरे वाले बच्चे को चला जाता है, जिससे उस बच्चे में बहुत ज़्यादा वह हेल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी उसमें भर जाता है, मतलब एक्यूट हाइड्रामियस हो जाता है और वो प्लेथोरिक हो जाता है और दूसरा बच्चा IUGR हो जाता है और कभी कभी उसमें IUD हो जाता है। तो इस कंडीशन को डायग्नोज करने के बाद फीटल मेडिसिन के डॉक्टर्स जो हैं लेज़र कटिंग से दोनों बच्चे को अलग कर देते हैं, प्लेसेंटा का कटिंग करके। तो इसमें कभी कभी दोनों बच्चे और कम से कम एक बच्चा तो ज़रूर ही बच जाए। बहुत सारी क्रोमोसोमल एनामोलीज भी ऐसी हैं जिनमें पॉलीहाइड्रामियस होता है। इसमें है ट्राइसोमी 18, 13 और 21। इसको डायग्नोज हम लोग कर लेते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में NT स्कैन और NB स्कैन करते हैं, ड्यूअल मार्कर टेस्ट करते हैं और सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्वाड्रपल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, एनामोली स्कैन, यह सब करके हमें पता चल जाता है कि यह ट्राइसोमी बच्चा है, ये क्रोमोसोमली एबनॉर्मल बच्चा है। तो हम लोग इसमें मदर को एडवाइस करते हैं कि आप इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करें। एनेनकेफली, इसमें पॉलीहाइड्रामियस होता है और यह बहुत ज़्यादा पॉलीहाइड्रामियस, माने सीवियर ग्रेड का पॉलीहाइड्रामियस होता है। एनेनकेफली है क्या? इसमें ये जो आप स्कल देख रहे हैं, ये माथा, यह माथे की हड्डी बच्चे की बनी ही नहीं होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस स्क्रीन पर मैंने एनेनकेफली फीटस की पिक्चर लगाई है। तो यह हड्डी होती ही नहीं है, जिसके चलते इस स्कल के अंदर ये जो ब्रेन है उसके चारों तरफ जो मेनिंजेस हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, उसको सराउंड करने वाले जो मेम्ब्रेन हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में, और जितना भी सिक्रीशंस बनता है वह एमनियोटिक फ्लूइड में ऐड ऑन होता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है और पॉलीहाइड्रामियस होता है। प्रायः हम लोगों ने देखा है कि एनेनकेफली में एकदम सीवियर ग्रेड का पॉलीहाइड्रामियस होता है।
फिर एक कंडीशन है स्पाइना बाइफिडा। इसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी में बीच में कहीं रीढ़ की हड्डी डेफिशिएंट होती है, वो गायब रहती है। और इसमें भी जो स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ का या रीढ़ की हड्डी के अंदर का जो मेनिंजेस है वो एक्सपोज हो जाता है, और वह उसका जो भी सिक्रीशन है वो एमनियोटिक फ्लूइड में ऐड ऑन होता चला जाता है, जिस चलते पॉलीहाइड्रामियस होता है। और स्पाइना बाइफिडा की तस्वीर भी मैंने इस स्क्रीन पर लगाई है, जिसे आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिनके चलते पॉलीहाइड्रामियस होता है, जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सिफिलिस और रूबेला, साइटोमेगालोवायरस। RH इनकॉम्पैटिबिलिटी में भी पॉलीहाइड्रामियस होता है। इसमें रादर पॉलीहाइड्रामियस के साथ साथ हाइड्रॉप्स भी होता है बच्चे के पूरे एब्डोमिनल कैविटी में। जैसे बच्चे के ही चेस्ट में, एब्डोमेन में पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, और बच्चे के चारों तरफ भी पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, क्योंकि बच्चा सीवियर एनीमिया का शिकार हो जाता है। इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है RH निगेटिव मदर को लेकर, RH इनकॉम्पैटिबिलिटी को लेकर, जिसे अगर आप चाहें तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबों से ज़्यादा कॉमन कॉज है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक बहुत ही कॉमन कॉज है। 40 to 50% केसेस में पॉलीहाइड्रामियस का कारण होता है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक से यह मतलब है कि ना माँ में कोई खराबी, ना बच्चे में कोई खराबी, ना माँ को कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ है ना, और ना ही प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मेलिटी है, फिर भी पानी बढ़ गया। यह कुदरत की बात है, अपने आप पानी बढ़ गया तो, और इससे बच्चे को कोई परेशानी भी नहीं होती है, और माँ में भी परेशानी होती तो है लेकिन माइल्ड और मॉडरेट डिग्री की होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इसे हम कहते हैं इडियोपैथिक, और यही ज़्यादा कॉमन है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो यह एक अच्छी बात है कि माँ पॉलीहाइड्रामियस जो इडियोपैथिक होता है उसे हम लोग टर्म तक ले जा सकते हैं, नहीं तो कम से कम 38 वीक तक तो प्रेगनेंसी को ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं मॉडरेट पॉलीहाइड्रामियस में। उसके बाद उसे टर्मिनेट कर देते हैं, यानी बच्चे को डिलीवर करा देते हैं। अब चलिए हम इस पर बात करते हैं कि इसका क्या क्या साइन और सिम्टम है। तो सिम्टम तो सबसे पहले है कि माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, माँ को चलने फिरने में बहुत परेशानी है, उसका उठना बैठना चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर जब सीवियर ग्रेड का पॉलीहाइड्रामियस है तो वह बिना किसी के सहारे के तो चल फिर ही नहीं पाती। पेट इतना ज़्यादा निकल जाता है कि वह बिल्कुल पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा झुक जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा लॉर्डोसिस हो जाता है ये, और उसके चलते उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। एब्डोमेन और चेस्ट, इसके बीच में एक मसल होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, जो रेस्पिरेशन में मूव करती है, और हम लोग इससे ही सांस लेते हैं। उसमें इसका बहुत हेल्प करती है सांस लेने में। तो जैसे जैसे बहुत ज़्यादा यूट्रस का साइज़ बढ़ता जाता है बच्चे के साइज़ के साथ साथ, और हाइड्रामियस के चलते, तो वह डायफ्राम को ऊपर की तरफ एकदम प्रेस करता है, इतना ज़्यादा प्रेस कर देता है कि चेस्ट वाली कैविटी छोटी हो जाती है, और पेशेंट बहुत हांफती है, उसका बहुत दम फूलता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्निक हो जाती है। पेशेंट को टॉयलेट में करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, उसे पॉटी करने में बहुत दिक्कत होती है, और हम लोग उसे कमोड यूज़ करने के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल इंडियन स्क्वैटिंग पोजीशन में नहीं बैठ पाती है। बहुत ज़्यादा पेट निकल जाने के कारण स्किन बहुत शाइनी हो जाती है, वेन्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क होता है। यह सब को लेकर भी थोड़ा पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और ये बढ़ते हुए बच्चे का साइज़ प्लस एमनियोटिक फ्लूइड की बहुत ज़्यादा मात्रा जब पेट के नीचे वाले भाग यानी पेल्विस पर प्रेशर डालती है, तो जो पेल्विक वेन पर प्रेशर चलता पड़ता है, उसके चलते माँ में पाइल्स यानी बवासीर हो जाता है। माँ के दोनों पैरों में मोटे मोटे वेन्स नज़र आने लगते हैं। ये वेन्स नीले रंग के होते हैं और फूले फूले नज़र आते हैं। इसे हम लोग वेरिकोज वेन कहते हैं। यूँ तो ये कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन माँ इस वेन्स को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। पर यह हाइड्रामियस ठीक होने के बाद, यानी बच्चे की डिलीवरी के बाद में जब सब कुछ ठीक होता है, तो 1-2 महीने में सही भी हो जाते हैं। माँ का पेट हमेशा तना तना सा रहता है, उससे जल्दी खाना अच्छे से हजम नहीं होता, काफ़ी गैस्ट्राइटिस होता है, बहुत कंठ में जलन होता है, हार्ट बर्न होता है। बच्चे की धड़कन
अच्छे से सुनाई नहीं पड़ती। हर समय हम लोग कितनी बार पेशेंट बार बार चली आती है, मैडम मेरा बच्चा नहीं चल रहा है, फिर हम लोग जल्दी जल्दी उसे देखते हैं, पता चलता है मेरे स्टेथोस्कोप में भी ये सुनाई नहीं पड़ा, तो जल्दी जल्दी हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। अल्ट्रासोनोग्राफी कराने की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ जाती है, और जब भी पेशेंट आती है हम लोग उसे डायबिटीज़ के लिए टेस्ट कराते हैं, हीमोग्लोबिन के लिए। मतलब पेशेंट का बार बार क्लिनिक्स में आना, उसका इन्वेस्टिगेशन और अल्ट्रासोनोग्राफी कराना, इसका रेट बहुत बढ़ जाता है। कई बार तो हम लोग सीटीजी मशीन लगाकर उसका ग्राफ निकाल कर पेशेंट को देते हैं कि आप सेटिस्फाइड रहिए, बहुत ज़्यादा पानी है इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा है, आपका बच्चा ठीक से चल रहा है। पॉलीहाइड्रोअमनियस के केस में एक अजीब बात ये भी होती है, हम लोग देखते हैं कि बहुत से पॉलीहाइड्रोअमनियस के केस में बीपी अचानक बढ़ जाता है। यह बात थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि हमने ओलिगोहाइड्रोअमनियस वाले वीडियो में बताया है कि बीपी बढ़ने से पानी कम हो जाता है, लेकिन पॉलीहाइड्रोअमनियस में पॉलीहाइड्रोअमनियस होने के बाद बीपी बढ़ जाता है, यानी पॉलीहाइड्रोअमनियस हुआ, उसका कारण अगर बहुत बड़ा प्लेसेंटा है तो इस बहुत बड़े प्लेसेंटा के कारण शायद ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 140, 90, 100 तक बढ़ जाता है। तो हमको इसके लिए भी सतर्क रहना है, विजिलेंट रहना है। बच्चे का पोजीशन जल्दी फिक्स नहीं हो पाता है, यह भी एक अजीब सी समस्या है। बच्चे का पोजीशन फिक्स नहीं हो पाता है, उतना ज़्यादा पानी है, बच्चा उसी में लुढ़कता फुढ़कता है, कभी सीधा, कभी उल्टा, कभी तिरछा, कभी आड़ा। तो चूँकि बच्चे का पोजीशन फिक्स नहीं हो पाता है तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आज सीधा है तो कल को भी यह सीधा ही रहेगा, हो सकता है कि कल को वह उल्टा हो जाए। तो डिलीवरी के डे तक हम लोग कंफर्म नहीं होते हैं कि बच्चे का क्या पोजीशन होगा, और सेम डे भी अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं। और चूँकि पोजीशन बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, यानी कि माल प्रेजेंटेशन का भी चांसेस ज़्यादा होता है, इसलिए पॉलीहाइड्रोअमनियस के केस में ऑपरेटिव इंटरफियरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण, बहुत प्रेशर होने के कारण बच्चे की पानी की थैली समय के पहले फूट जाती है, यानी प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है। इस प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन पर भी मैंने एक वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर डाला है, आप चाहें तो उसे डिटेल में देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पानी फूटता है, और अगर वह पानी बहुत तेज़ी से निकलता है बाहर, गश में एकदम फड़ाक से निकलता है, तो अचानक से पानी निकलने से यूट्रस का साइज छोटा होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जो पुरैन है, जो प्लेसेंटा है, वह माँ के बच्चेदानी के दीवार से सडनली अलग हो जाता है, क्योंकि उस पर इतने देर तक प्रेशर पड़ रहा था, वो प्रेशर रिलीज हो गया, ख़त्म हो गया, तो वो उससे अलग हो जाता है। इस अलग होने के कारण बच्चेदानी की दीवार और प्लेसेंटा यानी पुरैन के बीच में बहुत ज़्यादा खून जमा हो जाता है, बहुत बड़ा बड़ा ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है, जिसे हम लोग एब्रप्शियो प्लेसेंटी कहते हैं। यह एक बहुत ही डेडली कंडीशन है, और इसमें हाथों हाथ सीजर करके या किसी तरह डिलीवरी करा के माँ और बच्चे दोनों को बचाया जाता है। अगर आप इसमें लेट करेंगे, इसमें जल्दी जल्दी काम नहीं करेंगे, तो आप माँ और बच्चा दोनों को लूज कर सकते हैं, यानी खो सकते हैं। और चूँकि बच्चा फिक्स नहीं होता है, तो बच्चे की नाड़ भी फिक्स नहीं होती है, वह भी फ्लोट करते रहती है, वो भी तैरती रहती है बच्चेदानी के अंदर। तो अगर समय के पहले पानी फूटा तो कभी कभी अचानक ही कॉर्ड बाहर निकल जाता है, नाल बाहर चली आती है बच्चे का हाथ पर, तो बात की बात है। और इसके अचानक बाहर आ जाने से कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है, और कॉर्ड प्रोलैप्स में भी अगर बच्चे को बचाना है तो बहुत तेज़ी से काम करना होगा, आनन फानन में आपको सीजर करना पड़ेगा, तभी जाकर आप बच्चे की जान को बचा सकते हैं। पॉलीहाइड्रोअमनियस का एक और भी भयंकर कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसे हम PPH कहते हैं, यानी पोस्ट पार्टम हैमरेज। डिलीवरी के बाद का हैमरेज, यानी डिलीवरी के बाद गिरने वाला खून जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है। और हर पॉलीहाइड्रोअमनियस के पेशेंट को मैनेज करते समय जो ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं, जो क्लिनिशियन होते हैं, इस कॉम्प्लिकेशन को दिमाग में हमेशा रखते हैं और इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं पूरी मेडिसिन के साथ, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, कार्बेटोसिन, ज़रूरी पड़ने पर ब्लड भी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर तेज़ी से पानी की थैली फूटी और बहुत तेज़ी से गश में फोर्स में पानी बाहर निकला, और अचानक वो पानी जो है बाहर निकला है, और अचानक यूट्रस का साइज छोटा होने लगा, और डिलीवरी होने के बाद उतना बड़ा प्लेसेंटा सेपरेट होकर बाहर निकलता है, पूरा रॉ एरिया यूट्रस में ज़्यादा हो जाता है,
यूट्रस बहुत बड़े साइज का होने के कारण बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ब्लड की नलियों पर वो अपना प्रेशर उतना तेज़ी से नहीं डाल पाता है कि खून को बंद कर सके, जिस चलते बहुत भयंकर पीपीएच होता है। और यह तो परिस्थिति हम लोगों को शायद हर लेडी डॉक्टर को पॉलीहाइड्रामिया में देखने को मिली है। अब आइए हम बात करते हैं कि किसी भी पेशेंट को पॉलीहाइड्रामियस हो गया तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर पॉलीहाइड्रामियस हो गया है तो हम लोग माँ का कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसका ओजीटीटी ज़रूर कराते हैं कि मदर का ही डायबिटिक तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है डायबिटीज़ की, और अगर ऐसा कुछ मिलता है तो काफ़ी स्ट्रिक्टली हम लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। पेशेंट का एनटी और एनबी स्कैन कराते हैं 13 वीक में, उसके बाद ड्यूअल मार्कर टेस्ट कराते हैं, है ना, और कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन के लिए कि बच्चे में कहीं ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्चुला तो नहीं है, टॉफ तो नहीं है, क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, एनेनकेफली तो नहीं है, जितने भी कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन है उन सबों के लिए टेस्ट कराते हैं। क्रोमोसोमल एनामोली के लिए क्वाड्रपल मार्कर, ट्रिपल मार्कर का टेस्ट कराते हैं। हाइड्रोप्स फिटेलिस के लिए हम लोग स्कैन करते हैं। उसके बाद जितना भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन होता है एवरी टाइम करते हैं और सारे प्रॉब्लम को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं। अगर कोई किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है तो फिजिशियन से कंसल्ट करके उसको भी मैनेज करते हैं। माइल्ड और मॉडरेट डिग्री के पॉलीहाइड्रामियस में तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। हाँ, माँ हमेशा परेशान रहती है, कहती है मैडम जल्दी से बच्चा करा दीजिए, जल्दी से हमको रिलीफ मिल जाए। तो जैसे ही बच्चा अपना अच्छे से वायबल होने के लायक हो जाता है तो हम लोग उसे 37-38 वीक में, जब माँ बहुत परेशान हो तो टर्मिनेट कर देते हैं, या तो इंडक्शन से या सिजेरियन सेक्शन से। और अगर माइल्ड पॉलीहाइड्रामियस है तो हम लोग इसे टर्म तक ले जाते हैं, फुल टर्म तक जाके टर्म पर डिलीवरी करवाते हैं। लेकिन सीवियर ग्रेड के पॉलीहाइड्रामियस में बहुत परेशानी होती है माँ को, तो जब बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है तो समय से काफ़ी पहले हम लोग डिलीवरी करा देते हैं। अगर 32-34 वीक में ही माँ बहुत बेचैन है तो वैसी स्थिति में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कवरेज देते हुए, एंटीबायोटिक का कवरेज देते हुए सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे को निकाल दिया जाता है। आजकल आईसीयू माने बच्चे के निकू या पीडियाट्रिक्स का जो फैसिलिटी है बहुत इम्प्रूव किया है, नियोनेट्स का फैसिलिटी बहुत इम्प्रूव किया है, और उसे हम लोग नियोनेट पीडियाट्रिशियन के पास भेज देते हैं और बच्चा अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। और 34 वीक के बाद है और पेशेंट परेशान है तब तो हम लोग इंडक्शन कर ही देते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोगों के पास पेशेंट आती है तो ये पूछती है कि मैडम क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि इस पानी को कम किया जा सके। तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। बहुत पहले जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे तो एमनियोसेंटेसिस एक मेथड था। उस मेथड से सिरिंज डालकर, निडल डालकर बच्चे के चारों तरफ का पानी माँ के पेट के अंदर से हम लोग निकाला करते थे, 500 ml से 1500-2000 मिलीलीटर तक। लेकिन इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेशन है, तो अब यह सब ऑब्सोलीट हो गया। यह उस समय के लिए था जब इतनी ज़्यादा नियोनेट्स के लिए फैसिलिटी नहीं थी। अब तो फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, फिर इस काम को क्यों करना है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन का डर होता है, इसमें प्रॉम यानी प्री मैच्योर में रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का डर होता है, प्री टर्म लेबर होने का खतरा होता है, तो इसको अब नहीं करते हैं। एक मेडिसिन भी आती है, अभी भी आती है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई डॉक्टर अब इसका इस्तेमाल करते होंगे। यह मेडिसिन है एंडोमेथासिन। यह मेडिसिन बच्चे के पेशाब बनने की मात्रा को कम कर देती है और इस प्रकार यह माँ के चारों तरफ का पानी घटा देती है। लेकिन इस मेडिसिन को बहुत पहले दिया जाता था और सिर्फ 8वें महीने तक दिया जाता था। 8वें महीने के बाद इसे नहीं दिया जाता था क्योंकि यह बच्चे के हार्ट पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। तो फिर ज़रूरत क्या है इस मेडिसिन की। अब तो हम लोग इस मेडिसिन को कभी देते भी नहीं हैं और इसको हम याद भी नहीं रखते हैं। लेकिन हाँ, जब पेशेंट पूछती है या यह वीडियो बना रहे हैं तो हम इसका इसमें जिक्र आपको ज़रूर कर दिए। पर इस मेडिसिन को नहीं देना है और यह मेडिसिन नहीं दिया जाता है। और आपको एक बात और बता दें, ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है और शायद माँ को पीपीएच से बचाने में भी मददगार होती है
जैसे ही पॉलीहाइड्रोमनियस की पेशेंट को लेबर पेन शुरू होता है, हम लोग उसको ले जाते हैं लेबर रूम में। अगर वन फिंगर भी ओपन हो गया है, सर्विक्स का मुंह, बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, तो निडल से छोटे छोटे छेद कर देते हैं, 2-3-4 बार निडल से प्रिक कर देते हैं कि जो लाइकर है, जो पानी है, एमनियोटिक फ्लूइड है बच्चे के चारों तरफ का, वो धीरे 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 बाहर निकले, कंट्रोल्ड वे में। सडनली बाहर नहीं निकले, अचानक बाहर नहीं निकले, गश में बाहर नहीं निकले, नहीं तो कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाएगा, एब्रप्सियो प्लेसेंटी हो जाएगा, डिलीवरी के बाद पीपीएच हो जाएगा। तो और इस प्रक्रिया को हम लोग कंट्रोल्ड एआरएम कहते हैं। हमें लगता है कि मैंने पॉलीहाइड्रोमनियस से संबंधित जितनी बातें जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए मददगार होगी, इसमें बताई है, और शायद ये आपको बहुत मदद करेगी। आपको अगर पॉलीहाइड्रोमनियस है या आपके आसपास में भी किसी ऐसी पेशेंट को जो कंसीव की है और उसे पॉलीहाइड्रोमनियस है, तो उसे बताने या समझाने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरी समझें तो इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।